तो मेरी क्लास में बैठने से पहले मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ याद दिलाता हूँ कि आपको पेन, कॉपी और सहायक सामग्री अपने साथ लेके बैठनी है, ताकि जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को रफ नोट में आप नोट कर लें। और जब आपको उसका पीडीएफ भेजा जाएगा तो जब आप पीडीएफ को नोट करेंगे तो ये आपके जो पढ़ी हुई चीज़ है वो आपके रिवीजन के तौर पर आपके लिए काम में आएगी। उससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, अच्छी तरह याद हो जाएगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम तक सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमने ये जो पढ़ा है वो हमें याद है। तो मैंने कल आपको उत्प्रेरक के प्रभाव तक बात की थी। पहला कहा था अभिकारकों की सांद्रता, तो अपन ने यह कहा था कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और अभिकारकों की सांद्रता घटने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। फिर अपन ने दूसरा टॉपिक ताप की बात की थी, तो अपन ने कहा था सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। ये तो एक सिंपल बात थी। उसके बाद अपन ने कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ताप के आधार पर दो प्रकार की होती है। ताप के आधार पर कह दो, उष्मा के आधार पर कह दो, ऊर्जा के आधार पर कह दो। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन से? एक तो उष्मा सेपी अभिक्रिया और एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा सेपी को अपन इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोल रहे थे और उष्मा शोषी को अपन एंडोथर्मिक बोल रहे थे। उष्मा सेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है और उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है। यानी उष्मा सेपी अभिक्रिया है वो अभिक्रिया होती है जो कंप्लीट होते होते साथ में उष्मा को भी बाहर निकालती है, और उष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कंप्लीट जिनको कंप्लीट करने के लिए उष्मा दी जाती है वो होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा सेपी अभिक्रियाओं में ताप जब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। उसके बाद अपन ने कहा अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति की बात की थी, तीसरा पॉइंट। तो उसमें अपन ने क्या बताया कि अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनमें जो बंध पाया जा रहा है वो बंध किस प्रकार का है। वो बंध दुर्बल है यानी आसानी से टूट जाता है, तो अपन कह रहे हैं वो अभिक्रिया या उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी तेजी से बढ़ता है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारकों का बंध आसानी से नहीं टूटता है उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी धीमे धीमे बढ़ता है। यानी बंध कैसा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बंध दुर्बल है तो अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा या बढ़ेगा, और प्रबल है तो अभिक्रिया वेग धीमा रहेगा। चौथा पॉइंट अपन ने कहा था उत्प्रेरक। क्या कहा था अपन ने? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में अपन ने सबसे पहले उत्प्रेरक होता है क्या है इस चीज़ की बात की थी। तो अपन ने कहा था ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो कभी कभी अपन देखते हैं जैसे दो दोस्त होते हैं, मान लो उनमें थोड़ा बहुत अनबन है आपस में, और तीसरा जो है मौके का फ़ायदा उठा करके उन दोनों को लड़ा देता है। तो वो तो दो जो लड़ने वाले हैं वो तो क्या हो गए अभिकारक, और जो लड़ाने का काम कर रहा है वो दोस्त वो हो गया उत्प्रेरक। यानी वो मज़े देख रहा है बैठे बैठे। क्या देख रहा है? मज़े देख रहा है। यानी उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना। तो सामान्यतः उत्प्रेरक की उपस्थिति ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहा हूँ। 6 आपको कारक बताए थे, अब 5वें कारक की बात कर रहा हूँ मैं, सतही क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहा हूँ? सतही क्षेत्रफल की। यानी क्षेत्रफल का मान अधिक होने पर क्या होगा और कम होने पर क्या होगा। सतह का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा तब अभिक्रिया वेग बढ़ेगा या घटेगा। क्षेत्रफल कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस चीज़ को अपन ध्यान देंगे। तो अभिकारक का सतही क्षेत्रफल, अभिकारक का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा
जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा। या ना, या सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, या ना बढ़ेगा। और सतह क्षेत्रफल कम है तो अपन कह देंगे अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे विकिरणों द्वारा उद्भासन, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या करके, विकिरणों द्वारा उद्भासन। लास्ट पॉइंट आपके विकिरणों द्वारा उद्भासन। उसमें अपन देखेंगे उच्च ऊर्जा के परावैंगनी, उच्च ऊर्जा के परावैंगनी एवं दृश्य प्रकाश के फोटोन एवं दृश्य प्रकाश के फोटोन अभिकारकों में उपस्थित बंध को तोड़ने में सहायक होते हैं। बंध को तोड़ने में सहायक होते हैं। तो यहाँ का अपन क्या बात कर रहे हैं कि उच्च ऊर्जा का जो परावैंगनी और दृश्य प्रकाश के जो फोटोन है वो अभिकारकों उपस्थित बंध को आसानी से तोड़ते हैं या तोड़ नहीं पाते हैं। यदि आसानी से तोड़ते हैं तो अभिक्रिया वेग क्या होगी, बढ़ जाएगी, और तोड़ नहीं पाते हैं तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, तथा उनके अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, सहायक होते हैं, तथा उनके अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो विकिरणों द्वारा उद्भासन में अपन क्या देखा, एक तो उच्च ऊर्जा के परावैंगनी और दृश्य प्रकाश के फोटोन अभिकारकों में उपस्थित बंध को तोड़ने में सहायक होते हैं। यानी ये चीज़ें जो है वो अभिकार उपस्थित बंध को आसानी से तोड़ती है या आसानी से नहीं तोड़ती है। यदि आसानी से तोड़ती है तो वो अभिक्रियाएं क्या होगी, तेज चलेगी, और आसानी से नहीं तोड़ पाती है तो वो अभिक्रिया क्या होगी, धीमे चलेगी। अब जैसे मैं दो उदाहरण ले रहा हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को मैं आपस में अभिक्रिया करवा रहा हूँ और परिस्थिति क्या रख रहा हूँ मैं, अलग अलग, यानी H2 + Cl2, और इनको मैं अंधेरे में यानी अंधेरे कमरे में लेकर के इनको मैं आपस में मिला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इनको आपस में अभिक्रिया करवा रहा हूँ और उसका अभिक्रिया वेग देख रहा हूँ। 2HCl तो बन जाएगा इनकी सहायता है, लेकिन ये 2HCl बहुत ही धीमी गति से बनेगा, यानी ये स्लो रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी, है स्लो रिएक्शन। यदि यही मैं काम, इसी काम को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करूं, मैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि मैं यही काम करूं तो भी 2HCl ही बनेगा, लेकिन बहुत जल्दी बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अंधेरे कमरे में अपन को ये चीज़ें नहीं मिल रही है,
कौन सी चीज़ नहीं मिल रही है? एक तो पराबैंगनी प्रकाश नहीं मिल रहा है, फोटोन नहीं मिल रहा है। तो वो नहीं मिल रहा है तो वो इनमें उपस्थित बंध को तोड़ने में कोई सहायता नहीं करेगा। धीरे धीरे जितनी भी मात्रा मिल रही तो धीरे धीरे मिलेगी, फिर वो धीरे धीरे इसको तोड़ेगी। वो रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, बहुत ही टाइम लेगी। तो इसके लिए अपन क्या कह रहे हैं, अंदर में यदि H2 + Cl2 को अपन मिलाएंगे तो 2HCl बनेगा, स्लो रिएक्शन होगी। और यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपन यही काम करें तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। अब जो संडे की क्लास होगी आपके, उस संडे की क्लास में आपके एक टेस्ट रखा जाएगा। आपको मैसेज व्हाट्सएप पे दे दिया गया है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उस टेस्ट में नोटबुक खोल करके किसी प्रकार का आंसर नहीं दे। आप हमसे संबंधित है और हम आपसे संबंधित है। सबकी एक्टिविटी हमें अच्छी तरह पता है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। यदि ऐसा मालूम हुआ कि भाई ये इसका परफॉर्मेंस या इसकी जो एक्टिविटी है, मेहनत तो नहीं कर रहा लेकिन ये नंबर पूरे ला रहा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये वाला चीटिंग करने वाला बंदा होगा। यदि वो बंदा अच्छी मेहनत करे और नंबर लाए तो हमें खुशी होगी, और जो अच्छी मेहनत करके नंबर ला रहा है हम उसके लिए कुछ सोचेंगे। उसको कुछ जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तो ऑफलाइन क्लास में उसकी चर्चा की जाएगी कि इस बंदे ने इस ऑनलाइन क्लास में भी मेहनत करके अपना परफॉर्मेंस दिखाया। हमें भी खुशी होगी, प्रशासन को भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। तो संडे का जो टेस्ट रखा गया, उस टेस्ट में आप अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करके उस टेस्ट को फॉलो करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और जो मैंने पढ़ाया है, आज मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई, एक तो अभिक्रिया की कोटि और एक अणुसंकेत। उसके बाद मैंने कहा था अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, उस चीज़ को बताया। तो अभिक्रिया की कोटि में मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, उस अभिक्रिया को देखने से अपन को उस अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगता है, क्योंकि उस अभिक्रिया में कौन से अभिकारक का रोल ज़्यादा है और कौन से अभिकारक का रोल कम है। जिस अभिकारक का रोल ज़्यादा है उसी के आधार पर उस रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि का निर्धारण होता है। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता का निर्धारण करना, वो अपन उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या को गिन करके आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे अपन ने 6 एग्जाम्पल लिए थे, 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन ली थी, फिर अणुसंख्यता अपन निकाली। जैसे ए से प्रोडक्ट बनता, अणुसंख्यता अपन ने 1 कहा था, 2A से बन रहा अणुसंख्यता अपन ने 2 कहा था, 2A + B से बन रहा अणुसंख्यता अपन ने 3 कहा था, 3A से बन रहा अणुसंख्यता 3 बताई थी, A + B + C अपन ने लिया था, उसके लिए अणुसंख्यता अपन ने 3 बताई थी। ऐसे मैंने 6 एग्जाम्पल आपको देकर अणुसंख्यता के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया। तो अपन ने कहा था सबसे पहले अभिक्रिया वेग को 6 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला था अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा क्या था? ताप, तीसरा क्या था आपके? अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, चौथा क्या था? उत्प्रेरक का प्रभाव, पांचवा क्या था? सतही क्षेत्रफल, और छठा जो पॉइंट है वो था विकिरणों द्वारा उद्भासन। तो अपन क्या देख रहे हैं? अभिकारकों की सांद्रता की बात की थी, तो अपन देख रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, उनकी सांद्रता कितनी है। यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ता है, यदि अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी उतना ही घटता है। दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था ताप। ताप में अपन ये कहा था कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर घटता है, लेकिन ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, तब ताप का प्रभाव अलग होगा। जैसे पहला अपन ने कहा था ऊष्माक्षेपी, यानी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं में अपन ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटता है।
और दूसरी अपन ने कहा था ऊष्मा से भी उन अभिक्रियाओं के लिए बात करेंगे तो और उनमें उन अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है। चौथा पॉइंट अपन ने, तीसरा पॉइंट क्या लिया था, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। तो अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति का मतलब होता है कि अभिकारकों में उपस्थित जो बंध है वो यदि आसानी से टूट जाते हैं तो उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जिनका बंध आसानी से नहीं टूटता है वो अभिक्रियाएं धीमी गति से चलती है। यानी यहाँ पर अपन देख रहे हैं अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनमें उपस्थित बंध किस प्रकार का है, दुर्बल है या प्रबल है। ये दुर्बल है, आसानी से टूट जाएगा, अभिक्रिया वेग भी आसानी से तेजी से बढ़ेगी, और प्रबल है तो वो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि उनमें उपस्थित बंध आसानी से नहीं टूटता है। चौथा पॉइंट अपन ने कहा उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या कहा था अपन ने, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो सबसे पहले अपन ये देखें उत्प्रेरक है क्या चीज़। तो अपन ने कहा था उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये कहा था। फिर अपन ने कहा भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है यदि उसमें उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया के वेग को तेज़ी से बढ़ा देगा, और उत्प्रेरक नहीं है तो वो अभिक्रिया धीमे धीमे चलेगी। आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा, जैसे मान लो 2KClO3 जिसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर MnO2 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। छोटी क्लास में पढ़ा आपने 2KClO3 से 2KCl+3O2 बन रहा है, ऐसा लिख दिया मैंने 2KClO3 और यहाँ पर MnO2 लगा दिया मैंने। तो MnO2 किसका काम कर रहा, उत्प्रेरक का। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, ये 3O2 ऑक्सीजन तुरंत बाहर निकलेगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। किसके कारण होगा, MnO2 के कारण होगा। MnO2 क्या है, यहाँ पर एक उत्प्रेरक है। उसके बाद मैंने पांचों पॉइंट आपको बात किया सतही क्षेत्रफल का। तो अभिकारक का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा, और अभिकारक का सतही क्षेत्रफल जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही कम होगा। और लास्ट में मैंने कहा था विकिरणों द्वारा उद्भाषण, यानी कोई भी अपन पदार्थ जिनको अपन या कोई भी रासायनिक अभिकारक है उनको अपन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो अभिक्रियाएं जो है कौन सी कंडीशन में काम कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन लगाई, चीज़ें दोनों एक ही है, इसमें भी H2+Cl2 है और इसमें भी H2+Cl2 है, लेकिन यहाँ मैंने अंधेरे में ये अभिक्रिया करवा रहा हूँ और यहाँ मैंने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रही है। तो अंधेरे में अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, यानी H2+Cl2 ये आपस में अंधेरे के कारण धीरे धीरे अभिक्रिया कर रही है। अंधेरे में क्या हो रहा है, इनको उच्च ऊर्जा का परावैंगनी प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा, दृश्य प्रकाश के फोटोन अपन को नहीं मिल रहे हैं, तो ये अभिकारक जो है वो धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे और 2HCl बनाएंगे। और यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बात करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फटाफट आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और 2HCl बनाएंगे। कितना अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे अपन, अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहे थे। तो अभिक्रिया की कोटि जो आपके कोर्स में है, एक एक अभिक्रिया की कोटि के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कितने, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो अभिक्रिया की कोटि जो आपके कोर्स में है, कौन कौन सी मैंने उसका जो वैल्यू निकाला था यहाँ पर सूत्र के द्वारा, तो अपन ने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो मैं पहले यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया की चर्चा कर रहा हूँ। कौन सी कोटि की बात कर रहा हूँ मैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ मैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की चर्चा कर रहा हूँ। तो अपन क्या देखेंगे, शून्य कोटि इसका मतलब है यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अपन लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। कौन सी घात लगा दी अपन ने? शून्य घात के समानुपाती होता है। तो अपन एक रासायनिक अभिक्रिया लेंगे और उसमें अपन बात करेंगे। पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन कौन सी है, उदाहरण बता देता हूँ उसका। जैसे शून्य कोटि की कौन कौन सी अभिक्रिया हैं? जैसे H2 + Cl2, इक्वल टू H मियान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है? 2HCl। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। दूसरी अपन लिया N2 + 3H2, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2NH3 बना दिया। क्या बना दिया? 2NH3। और उच्च दाब की उपस्थिति, मोलिब्डेनम और उच्च दाब ले लिया। और तीसरी अपन ले रहे हैं 2P + 3H2, यानी फास्फोरस को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई अपन ने। इसमें भी क्या बन गया? 2PH3। और कंडीशन क्या है इसमें? वही टंगस्टन और उच्च दाब। क्या लेना है यहाँ पर? टंगस्टन और उच्च दाब। तो अपन ने अभी पीछे चर्चा की थी कि भाई इसकी अभिक्रिया कोटि पता क्यों नहीं लगती है, क्योंकि जैसे 2HCl बना रहे हैं तो इसमें कौन सा ज़्यादा अभिकारक भाग ले रहा है, H2 ले रहा है या Cl2 ले रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अणु संख्या था कि तो अपन निकालेंगे, तुरंत अपन निकाल देंगे ये एक अणु और ये एक अणु मिलके कितने? 2 अणु बना रहे, तो इसकी अणु संख्या 2 हो गई। इसमें अपन कहेंगे अणु संख्या इसकी 1 और 3 4 हो गई, इसमें 2 और 3 5 हो गई। अणु संख्या अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि अपन आसानी से नहीं निकाल पाते, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को देखने पर अपन को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा अभिकारक इसमें ज़्यादा रोल निभा रहा है, कौन सा अभिकारक कम रोल निभा रहा है। इसके लिए अपन को इनको याद रखना पड़ेगा। अब अपन एक सामान्य शून्य कोटि की अभिक्रिया लेते हैं। तो माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। अपन सीधा क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अपन लिखेंगे माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। कौन सी? रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट। अब इसका अभिक्रिया वेग अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका अभिक्रिया वेग। तो अपन क्या कहेंगे? -d/dt। अभिक्रिया वेग हमेशा किसका निकालते हैं? अभिकारक का निकालते हैं तो माइनस लेते हैं, और उत्पाद का निकालते हैं तो प्लस लेते हैं। तो परिभाषा क्या कह रही थी? ये अभिक्रिया जो वेग है वो अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अपन इसको r⁻0 लिख दें। तो -dr/dt को अपन dx/dt भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? dx/dt समानुपाती किसका हो गई? r⁻⁴
जीरो, या डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती हटाया अपन ने के इंटू आर की घात जीरो, तो ये समानुपाती निशान हटा कर अपन ने ले लिया। अब इसमें अपन कंडीशन लगा देंगे, जब अभिकारक जो लिया था उसकी सांद्रता अपन ने क्या मान ली, 1 इकाई। क्या मान लिया अपन ने, 1 इकाई हो तो अपन क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। क्या लिख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे के जीरो, इधर भी जीरो लगा सकते हैं अपन, शून्य कोटि है ना इसके लिए, या डी एक्स इक्वल टू के जीरो इंटू डी टी। अब अपन दोनों तरफ समाकलन लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर डी एक्स इक्वल टू के जीरो और डी टी, तो इसका डी एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स के जीरो टी और प्लस सी। अब सी क्या है, अचर राशि। क्या है सी, अचर राशि। अब सी का मान अपन को निकालना है, तो अपन क्या कहेंगे, जब t बराबर 0 एवं x बराबर 0 हो तो c का मान कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, c का मान 0। तो अपन यहाँ c का मान 0 लिखेंगे, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर k0t। ये समीकरण आ गया। ये एक सरल रेखा समीकरण है। क्या है, ये एक सरल रेखा समीकरण। तो सरल रेखा समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अपन लिखेंगे ये एक सरल रेखा समीकरण है। क्या कहेंगे अपन, x बराबर k0t को क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये एक सरल रेखा समीकरण है। ये एक सरल रेखा समीकरण है जो मूल बिंदु से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, जो मूल बिंदु से आरंभ होता है। तो यहाँ पर अपन ग्राफ खींचेंगे, किसके मध्य, अतः x एवं t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। किसके बीच में, x और t के बीच में। तो अपन यहाँ t लिख देंगे इसको नीचे तो, और ऊपर क्या लिखा देंगे, x। और अपन ने क्या कहा था, मूल बिंदु से आरंभ होता है, तो ये होगा इसका मूल बिंदु से आरंभ। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, किसके मध्य, x और t के मध्य। अब अपन इसका मतलब शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल निकालना चाहे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अपन निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ये निकालना आपको। क्यों, कभी कभी इससे आधी चीज़ भी पूछ लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होता है। तो अपने पास जो समीकरण आया था x बराबर k0t, ये समीकरण आया था ना, इस समीकरण में ही अपन, इस समीकरण की सहायता से अपन अर्ध आयुकाल निकालेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्योंकि अपन ने प्रूव कर दिया, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि जो चीज़ अपन ने निकाल ली उसको हम जानते में लिख देते हैं। हम जानते हैं कि x बराबर k0t,
ये अपन ने पीछे निकाल लिया। अब अर्ध आयुकाल निकालना है, तो अर्ध आयुकाल होता क्या है? अर्ध आयुकाल वह समय सीमा है जब कोई रासायनिक पदार्थ अपनी मात्रा को आधी करता है और उसमें कितना समय लगता है। तो अब लिखेंगे जब t की जगह अपन t1/2 यानी समय आधा लग रहा है एवं x बराबर a/2 हो तो, यानी मात्रा उसकी क्या होता कि आधी हो गई हो, तो a/2 इक्वल टू k0t 1/2। अब t1/2 निकालना है, या t1/2 इक्वल टू a/2 k0। t1/2 क्या हो गया? a/2 k0। तो यहाँ पर या t1/2 जो है वो किसके समानुपाती हो गई? t1/2 किसका समानुपाती हो गई? a के, क्योंकि ये तो एक स्थिर राशि है। ये क्या है? स्थिर राशि। तो t1/2 a के समानुपाती हो गई। a क्या है यहाँ पर? अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये चीज़ आ गई, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे अपन, तब बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। धन्यवाद।